नमस्कार। अभी तक अपन ने जो व्यावसायिक प्रबंधन जो है उसमें अपन ने चारों यूनिट्स को देखा। उसके बाद में मैंने पूरे चारों यूनिट्स के आपको नोट्स भी दिया, लेकिन कुछ बच्चों का कहना ये था पर्सनली मेरे को कि सर ये जो चौथा यूनिट जो है वो चौथा यूनिट थोड़ा सा यानी क्रिटिकल ऐसा नहीं बोल सकते अपन, लेकिन थोड़ा सा समझने में देरी हो रही है उसमें, है ना, समझ नहीं पा रहा है। तो हम उसको एक जिसको हम बोलेंगे कि रिवीजन के रूप से, या फिर जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक्चुअल में मैं आपका वो जो कंसेप्चुअल जो है कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ये मैं समझ नहीं पाया, है ना, बराबर है ना। अगर आप फोन पे बातें करना और आपस में ऐसी फेस टू फेस बातें करने में बहुत फर्क पड़ता है ना, बराबर है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं और से चौथा यूनिट जो है मैं और से आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें अपने को क्या करना है। अगर हमने एक बार अगर उसको नोट्स को अच्छे से पढ़े तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है और वो क्या चाहते हैं और क्या बोलता है ना। जैसे कि हमने ये देखा कि परिवर्तन का प्रबंधन, बराबर है। अभी मैंने सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि परिवर्तन का प्रबंध को ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा साइड में जाने का। जैसे कि एक आधी लड़की का मैरिज होता है, सादा सिंपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी एग्जांपल मैंने वहां पे भी रखा था, आप भी आपके सामने में रखता हूँ। तो उसका जो मैके का जो घर है वो मैके से ससुराल में आती है। ससुराल में आने के बाद में भातदार भाजी पोड़ी ये कहने के लिए है, लेकिन भातदार भाजी पोड़ी बनाने के लिए वहां का क्या सिचुएशन है वो उसको नहीं मालूम। यह सबसे बड़ा परिवर्तन उसके लिए है। तो उसको ढाने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उसको रखने के लिए उसको कुछ समय लगता है। उसके हाथ से कुछ गलतियां भी हो जाएगी, होती है, वो होना भी चाहिए। जब तक गलतियां नहीं होगी तो वो उसको पता नहीं लगेगा कि अपन कहां पे गलत हो रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पापा ने मंगी हुई चाय और ससुर ने मंगी हुई चाय में फर्क होता है। चाय बोलना, चाय का कंसेप्ट, चाय ये सारी की है, लेकिन पापा ने मंगी हुई चाय और ससुर ने मंगी हुई चाय में फर्क पड़ता है। जैसे ही शादी हो जाती है, मैंने आपको हंस के भी बोला था, 2 मदर्स एंड 2 फादर्स हो जाते हैं, है ना। आजकल में ट्रेंड है, ससुराल में भी वो ससुर जी को भी वो बाबा ही बोलते हैं। इट्स गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है ना, बराबर है ना। तो 2 फादर्स एंड 2 मदर्स हो जाती है। लेकिन मैके में पापा, मैके के पापा, अपने पापा और ससुर पापा, ये दोनों में बहुत परिवर्तन होता है। यही प्रबंध है, उसी को हमको मैनेज करना है, उसी को हमको रखना है, उसी को हमको समझना है कि अगर हम वास्तविक में, अगर हमारे इसमें जो भी कुछ परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन हम उसको किस प्रकार से आत्मसात करें। कोई नहीं चाहता। अगर ससुर जी को अगर सवेरे 5:30 बजे चाय पीने की आदत होगी और अपने पापा को अगर 9 बजे चाय पीने की आदत होगी, तो अपने दिमाग में वो 9 बजे की चाय का कंसेप्ट होता है, 5:30 बजे अपनी नींद खराब हो सकती है ना। देखिए, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमको 5 बजे उठ के वो तैयारी करके हमको देना पड़ेगा 5:30 बजे की चाय की, या फिर ससुर जी को परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको 9 बजे चाय पीनी है। देखो, है ना, यानी कि परिवर्तन दोनों साइड्स में आएगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा तो भी समझा होगा। फिर परिवर्तन प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो प्रबंधन की अवधारणा से उस आशय है कि जिसमें परिवर्तन के जो भी कोई व्यावसायिक उपक्रम होंगे या समायोजित किया जाता है, तथा उपक्रम की संपूर्ण व्यवस्था ही परिवर्तन के अनुरूप में बनाया जाता है। यानी कि जो भी कोई परिवर्तन होगा उस हिसाब से उस उपक्रम को ढाने की हम कोशिश करेंगे। यानी क्या हो गया, यह मानवीय प्रकृति है और हम इस परिवर्तन को नहीं चाहते, क्योंकि हमारी एक प्रकार की जो भी कोई व्यवस्था है, एक तो एक स्वयं करने की आदत बन जाती है, या फिर पर्यावरण में जो भी कोई परिवर्तन होने से हमें अपने कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन करना है, जब परिवर्तन ही हमारी क्षमता से बाहर होता है तो वो बहुत दिक्कत जाती है ना। लेकिन अगर हमारे क्षमता के अंदर में होती है तो बहुत अच्छी होती है ना। वैसा बोलते हैं ना कि वृद्धाश्रम क्यों खुले, बहुत बड़ा परिवर्तन है। वृद्धाश्रम क्यों खुले, बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्या लड़का चाहता है कि अपने माँ बाप वृद्धाश्रम में रहे, या फिर बहू चाहती है कि अपने माँ बाप सास ससुर वृद्धाश्रम में रहे? देखो, दोनों भी कंसेप्चुअली इन माइंड्स लेवल में परिवर्तन चाहता है। यानी कि
बहू को ऐसा लगता होगा, उस कार्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता होगा कि भैया किसी की झंझट नहीं होना, हम हमारे हिसाब से कार्य करेंगे। व्यक्तिगत में ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम उपक्रम में प्रबंधन की बात को जब हम सोचेंगे तो उसमें हमको ये पता लगेगा कि हम इंडिविजुअल्स नहीं हैं। जब हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो परिवर्तन हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये हमारे ऊपर में है। लेकिन अगर हम उपक्रम की बात करें, हम संस्था की बात करें, तो उसका उद्देश्य के मुताबिक हमको चलना पड़ेगा। और उस उद्देश्य को, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उस उद्देश्य को, उस ऑब्जेक्ट को, उस ध्येय को अगर हमको पाना है तो जो जो हमें अच्छा लगता है, जो जो उसके लिए जरूरतमंद होगी, वो हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए हम सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, तो उच्च स्तर से लेकर तो निम्न स्तर तक जितने सारे व्यक्ति रहेंगे, जितने सारे कार्य करने वाले रहेंगे, जितने सारे पद रहेंगे, जितने सारे विभाग रहेंगे, जिनको जो जो अच्छा करना है हमारे उद्देश्य को साध्य करने के लिए, तो उसमें हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि उसके लिए अलग अलग प्रबंधकों ने क्या क्या बोला है, तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थॉमस एंड बेनिस के अनुसार वो क्या बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि नियोजित परिवर्तन का प्रबंधन, देखो यानी कि नियोजित परिवर्तन किसी संरचनात्मक नवीनता, किसी नवीन नीति या लक्ष्य को सुविचारित रूपरेखा बनाने और उसको लागू करना, अपनाना या प्रचलित दार्शनिकता पर्यावरण का परिवर्तन है, पर्यावरण या तरीके में परिवर्तन है। पर्यावरण ये जो बात जो आती है तो वह हवा पानी के लिए नहीं आती है। हाँ, कल मेरे को एक बच्चे ने फोन करके पूछा कि सर आपने पर्यावरण की बात की है वो वीडियो में, तो पर्यावरण यानी सिर्फ हवा पानी नहीं होता, या भूकंप या दुष्काल नहीं होता। पर्यावरण का मीनिंग ये होता है इन्वायरमेंटल अफेक्शंस, जिसको हम बोलेंगे, पर्यावरण की जो भी कोई अफेक्शंस आती है वो हम बोलेंगे। तो उसमें आता है सबसे पहले आर्थिक आएगा, शैक्षणिक आएगा, राजकीय आएगा, सामाजिक आएगा, और उसके बाद में हमारा आर्थिक आएगा। ये सारी की सारी चीजें उस पर्यावरण के अंतर्गत में शामिल है और शामिल रहना भी चाहिए। अभी आपने तो देखा होगा कोविड-19 के वजह से हम जो भी कोई बच्चा मार्च 2020 से लेकर तो आज तक, उनको लगता होगा कि हम विदाउट परीक्षा देके हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन नहीं, कोई भी बच्चा 14 से 15 महीने पीछे है आज के डेट में। ध्यान में रखना है आपको, उस हिसाब से आपको अपने पॉलिसी को, अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्ट को तय करना है। आपको लगता होगा कि मैं पास हो गया, नहीं, आप सही मायने में पास नहीं हुए। हाँ, आप सही मायने में पास नहीं हुए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप सही मायने से पास नहीं हुए, आप सिर्फ ऊपर के क्लास में गए हैं। लेकिन आपका जो माइंड लेवल जो है, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपने जहाँ पे आपकी पढ़ाई रोकी गई है, आप वहीं पे हैं, आप वहीं पे हैं। तो आपको बहुत बड़े पैगाम की ओर में पढ़ाई करना है और आगे जाना है। फिर बाद में डॉक्टर पी.सी. सांभैया ये बोलते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन को लागू किया जाता है या परिवर्तन का प्रबंधन कहलाता है। बिल्कुल बरोबर है, जो भी प्रस्तावित परिवर्तन जो रहेगा वही उसको प्रबंधन को कहलाएगा। उसके बाद में सियालगी के अनुसार वो बोलते हैं कि परिवर्तन का प्रबंध वही प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जानबूझकर कुछ प्रक्रियाओं अथवा कार्यों में परिवर्तन अथवा संशोधन करने का प्रयास किया जाता है ताकि संस्था के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सके। देखो क्या बोलता है वो, संस्था के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल बरोबर है कि अगर सुरक्षित है तो हम बहुत आगे में जा सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत बहुत बड़ा है, बराबर है। कहीं पे भी आंतरिक में भी परिवर्तन हो सकता है, बाह्य परिवर्तन भी हो सकता है। कभी कभी बाजार बदल जाएगा, कभी उत्पादन बदल जाएगा, कभी प्रोडक्ट बदल जाएगा, कभी कलर बदल जाएगा, कभी इच्छाएं बदल जाएगी, कभी भावनाएं बदल जाएंगी। यानी आप समझ नहीं सकेंगे कि परिवर्तन कितना व्यापक है। फिर हम देखेंगे कि परिवर्तन की प्रकृति क्या है या नेचर ऑफ चेंजेस जिसको हम बोलेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले यह हम उसको विशेषताएं बोलेंगे। सबसे पहले परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, अगर हम अपने आप को अगर चेंज नहीं करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि प्रगति नहीं हो पाएगी। नियोजित परिवर्तन यानी प्लान चेंज, यानी व्यावसायिक संस्था में परिवर्तन ऐसे होते हैं
जो कि नियोजित होते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे क्रियाओं का परिवर्तन, कार्यों का परिवर्तन, प्रक्रियाओं में परिवर्तन आदि। इन उद्देश्य निर्धारित उद्देश्यों का एवं लक्ष्यों का यथाशीघ्र एवं उत्तम विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, परिवर्तन का मनुष्य द्वारा प्रतिरोध, है ना, परिवर्तन का मनुष्य द्वारा प्रतिरोध, यानी कि मनुष्य परिवर्तन को सरलता से स्वीकार करने को तत्पर नहीं होता, उसको किया जाता है ना, बराबर है ना। और ये जनरल है कि कोई भी जो भी कोई चेंज है, जो भी कोई परिवर्तन है, वो परिवर्तन एकदम से मनुष्य उसको लागू नहीं करेगा, बराबर है। उसको धीरे धीरे उसको लागू करने में समय लगेगा। परिवर्तन का उद्देश्य, अभी परिवर्तन का उद्देश्य क्या रहेगा कि मूलभूत उद्देश्य जो है वो संगठन अथवा संस्थाओं के लक्ष्यों के लिए यथाशीघ्र तथा सर्वश्रेष्ठ सम्मानित विधि को प्राप्त करना होगा। उसमें ये तो निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित ही परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, और वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हमने कुछ चेंज किया तो उसके लिए हम कुछ चेंज करेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद में भी जहाँ जहाँ हमें हमारे संस्था के लिए, हमारे उद्देश्यों के लिए जहाँ जहाँ हमको परिवर्तन करना है, वहाँ हम उसको परिवर्तन को करेंगे। परिवर्तन में अनिश्चितता रहेगी। अभी परिवर्तन भविष्य के लिए है या भविष्य अज्ञात है या कल क्या होने वाला है, कोई निश्चितता पूर्वक कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता है। यानी परिवर्तन में भी अनिश्चितता है, तो वो अनिश्चितता को दूर करने के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन की गति एवं स्थिति, अभी परिवर्तन सभी संगठनों में होता है, बिल्कुल। इनकी गति एवं स्थिति समान न रहकर अलग अलग रहेगी, और कुछ संगठनों में बड़ी तेजी से परिवर्तन होगा, जबकि कुछ संगठन में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। परिवर्तन के तरीके क्या रहेंगे? संगठन में परिवर्तन के तरीके समान न होकर अलग अलग रहेंगे। संगठन संरचना परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, सेवी वर्गीय नीति में परिवर्तन, कार्य करने के विधियों में परिवर्तन, बाजार क्षेत्र में परिवर्तन, विक्रय नीति में परिवर्तन, मोर्चा बंदी में परिवर्तन आदि। यह परिवर्तन के क्या है? तरीके हैं। परिवर्तन के लिए परिवर्तन एजेंट आवश्यक है। अभी जो भी कुछ हमको चेंज करना है, वो कैसा करना है, किस प्रकार से करना है, किसके लिए करना है, कहाँ का करना है, क्यों करना है और काय के लिए करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? एजेंट को रखना पड़ेगा, और एजेंट को रख के उसकी राय लेके फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर उसके बाद में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे परिवर्तन के कारण कौन से हैं, या परिवर्तन के उत्तरदायी तत्व कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे कि उसमें हमने दो प्रकार के देखे हैं। एक है आंतरिक तत्व और तथा दूसरा है बाहरी तत्व या बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व में क्या रहेगा कि प्रबंधकीय, जो भी कोई मैनेजरियल सिचुएशंस जो भी रहेगी वो हमको देखना पड़ेगा, और वो आंतरिक में समाविष्ट रहेगा। क्योंकि संगठन में परिवर्तन का प्रथम और आंतरिक कारण प्रबंधकों से संबंधित होता है, और वो ही प्रबंधन की स्थिति को किस प्रकार से भिन्नता या उन्नति या संगठन में करना पड़ेगा, यह प्रबंधन की स्थिति परिवर्तन को सबसे बड़े पैगामे के रूप में ले जा सकती है। विकास संबंधी, अभी हमारे उद्योगों में या संस्था में हमको विकास की जो भी कोई संबंधित हमको परिवर्तन करना है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ये आंतरिक में रहेगा, है ना। क्योंकि आंतरिक अगर हमने विकास संबंधी अगर हमने चर्चा करके हमने परिवर्तन किया, तो निश्चित ही हमारा विकास जो है वो बहुत बड़े पैगामे के ऊपर में आगे बढ़ेगा, और उससे हमारी हानि ना होते हुए मुनाफा बहुत ज़्यादा पैगामे के ऊपर में होगा। संगठनात्मक, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बोलेंगे, कभी कभी वर्तमान संगठन भी निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे स्थिति में वांछित परिणाम, कुछ परिणाम प्राप्त होने से संगठन कमजोर ना हो, इस प्रकार से प्रबंधकीय स्तरों में संगठन के अंतर्गत में हमको परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि बाह्य तत्व कौन से हैं, जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स परिवर्तन के कारण के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक, है ना, बाह्य तत्व कौन से हैं परिवर्तन को चेंज करने के लिए, कारण कौन से हैं। तो सबसे पहले है आर्थिक। अभी आर्थिक तत्वों का संगठन पर जो कुछ गहरा प्रभाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप संगठन में अपने परिवर्तन करने पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि मुख्य आर्थिक तत्वों, मंदीकाल या तेजी काल होगा, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होगा,
उसके बाद में शहरीकरण होगा, उसके बाद में सरकारी गवर्नमेंट्स जो भी है वो उसके जो नीति रहेगी वो देखेंगे। हमने कोविड में देखा कि हमको इतने सारे परिवर्तन करना पड़ा कि अगर बहुत रिच पीपल भी है तो भी उसकी आर्थिक परिस्थिति आज उतनी नहीं है 19 महीने के बाद में, है ना, बराबर है ना। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही नहीं हो पाया, जो भी वो करना चाहते मुनाफा ही नहीं हो पाया। बिजनेस तो जाने तो मुनाफा नहीं हो पाया, एक सादे सोपे शब्द में अगर हम कहेंगे तो मुनाफा ही नहीं हो पाया। तो मुनाफा नहीं हो पाने से क्या होगा कि वो दिन ब दिन कैसे हो जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। सरकारी गवर्नमेंट्स सरकारी तत्व के अनुसार जो भी कोई नियम और वो धोरण में जो चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस जो है, वो परिवर्तन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसको सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकार में जो भी कोई परिवर्तन होगा, सरकार की आर्थिक नीतियों में जो भी कोई परिवर्तन होगा, सरकार की आयात निर्यात नीति में जो भी कोई परिवर्तन होगा, कर नीति में जो भी कोई परिवर्तन होगा, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। यह है बाह्य तत्व। तकनीकी जो भी कोई टेक्नोलॉजिकल अफेक्शंस जो आता है, वो टेक्निकल अफेक्शंस भी ये बाह्य में जाएगा। किसी भी देश को हो रहे तकनीकी विकास का संगठन दो तरीके से प्रभावित होता है। प्रथम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन में नई विधियों एवं नई मशीनों की खोज की जाती है। इसमें श्रमिकों को दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। अनपढ़ श्रमिकों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके उसको उनमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उसके बाद में बाह्य इसमें सामाजिक, जो हम उसको सोशल बोलते हैं, बराबर है, रीति रिवाज में परिवर्तन हो गया, लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति में अगर परिवर्तन हो गया और लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति नहीं रहेगी तो परिवर्तन करना पड़ेगा, उपयोग व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे आदि जो भी कोई सामाजिक परिवर्तन है, उस सामाजिक परिवर्तन यह भी बाह्य परिवर्तन है या बाह्य तत्व है जो परिवर्तन के कारण है। फिर हम देखेंगे परिवर्तन के प्रतिरोध के कारण क्या क्या है ना। परिवर्तन के प्रतिरोध के कारण क्या क्या है। अभी प्रतिरोध से आशय क्या है, यह एक सामान्य बात है। परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन के प्रति अभिवृत्ति होती है और वो अभिवृत्ति प्रतिक्रिया का स्रोत होती है ना। जैसे कि हमने एक आधे के बारे में अगर हमने कोई प्रतिक्रिया दी तो वो जो प्रतिक्रिया होती है वो ह्यूमैनिटीज ग्राउंड्स के ऊपर में होती है। अगर एक आधी व्यक्ति ने मुझे पैसे मांगा कि सर आज मुझे 100 रुपये दीजिए, लेकिन अगर मेरे पास में 100 रुपये होंगे तो मैं उसको दूंगा, है ना, बराबर ना। अभी 100 रुपये अगर मेरे पास में है और मेरा ही खर्चा अगर 100 रुपये है या मेरे पास में जो भी कुछ पैसे है उसमें ही मेरा खर्चा हो रहा है तो मैं उसको नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा, नहीं है मेरे पास में पैसे, ये मेरी प्रतिक्रिया है, इसमें परिवर्तन नहीं है। नहीं तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, देखो यार इतना रिच व्यक्ति होने के बावजूद भी मुझे मदद नहीं कर रहा है। मदद करना यह परिवर्तन नहीं है। एक आधी व्यक्ति को एक आधी के बारे में प्रतिक्रिया देना यह परिवर्तन। हाँ, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका प्रतिक्रिया कोई विरोध नहीं जताता है, ध्यान में रखना। कोई भी प्रतिक्रिया आपका विरोध नहीं जताता है, वो अपना ओपिनियन होता है, कभी भी ध्यान में रखना। हाँ, वो अपना ओपिनियन होता है और उस ओपिनियन को अगर हमने परिवर्तन में अगर हमने कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो उसमें क्या होगा कि हम उससे सहमत हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिक्रिया को अगर परिवर्तन में अगर हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की तो वो हमारा सम्मिलन रहेगा, हम उसको होकार देंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसमें हम देखेंगे परिवर्तन में प्रतिरोध के कारण कौन से हैं। तो व्यक्तिगत कारण अथवा घटक, जो हम इंडिविजुअल फैक्टर्स जिसको हम बोलेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि परिवर्तन प्रतिरोध के लोग करते हैं जो कि वह परिवर्तन को प्रभावित होता है। यानी कि व्यक्ति प्रभावित होगा तो वो नहीं चाहेगा कि मैं प्रभावित हूँ, मुझे तकलीफ हो। कोई भी तो यही सोचेगा ना कि कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा हमको मिलेगा, है ना। वो परिवर्तन को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये व्यक्तिगत कारण है। दूसरा आर्थिक कारण, अथवा ऐसा हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और पैसा मुझे बहुत कम मिलेगा। यह आर्थिक कारण की वजह से भी वो परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। सामाजिक कारण अथवा घटक, अभी सामाजिक कारण अथवा घटक में क्या रहेगा कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिरोध में जो भी कोई उत्तरदायी होगा तो उसके अनुरूप में कैसा रहेगा कि यह संभव है कि परिवर्तन का फलस्वरूप
उनके वर्तमान सामाजिक संबंध में छिन्न भिन्न हो सके, यह आशंका है। अभी आपने देखा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने देखा होगा कि मराठा आरक्षण नहीं देने के वजह से या कोर्ट ने नहीं देने के वजह से जो सामाजिक जो बहुत बड़ा अफेक्शंस जो आया हुआ है, वो सामाजिक अफेक्शंस यह परिवर्तन को ये हो रहा है, अफेक्शंस में आ रहा है। यह यानी कितना बड़ा है ना। सामाजिक कारण को अगर हमने लिया तो ये मराठा आरक्षण जो चल रहा है ना, पढ़ा है ना, तो ये सबसे बड़ा अफेक्शनल में है। हाँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि यथास्थिति को चुनौती। अभी यथास्थिति को चुनौती का मीनिंग क्या हो गया? यथास्थिति की चुनौती का मीनिंग क्या हो गया? जिसको हम चैलेंजेस फॉर द एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिसको हम बोलेंगे। तो यथास्थिति बनाए रखने में या समर्थन परिवर्तन को प्रतिरोध करेगा, है ना, बराबर है ना। इसका कारण यह है कि यथास्थिति में जो कुछ सुरक्षा जो दो तक रहेगी वो परिवर्तन में परिणाम स्वरूप यथास्थिति में बदलाव होगा और इससे सुरक्षा का जो संकट है वो बहुत बड़े पैगामी के ऊपर में आएगा, है ना। सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना कि इसके ऊपर में किसी का तो भी हाथ है ना, इसके ऊपर में किसी का तो भी हाथ है। तो वो हाथ का मीनिंग क्या हो गया कि वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अगर वो हाथ निकाल दिए और एक आदि व्यक्ति ने झटक दिया कि भैया मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो हो गया वो कैसा हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा कि वो सुरक्षा प्रस्तापित नहीं कर पाएगा और ऐसी परिस्थिति चुनौती के लिए बहुत बड़े पैगामी के रूप में आएगी और यही कारण है वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। औपचारिक संबंधों का भय, यानी कि किसी भी संगठन में जो भी कोई औपचारिक संबंध है वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा या अनौपचारिक संबंध जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा या परिवर्तन को कारण भी कभी कभी इन अनौपचारिक संबंधों से टूटने का भय उत्पन्न होता है या जिसके कारण प्रतिरोध होता है। समूह भावनाओं को ठेस। अभी परिवर्तन के कारण में व्यक्तियों की समूह भावनाओं, मूल्यों, विश्वासों तथा पारस्परिक संबंधों को आघात पहुंचने की आशंका उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण प्रतिरोध का जन्म होता है ना। समूही भावनाओं को अगर ठोस पहुंचता है तो व्यक्ति वो उद्रेक में आ जाता है और वो कोई भी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रबंधकों द्वारा प्रतिबंधन या प्रतिरोध। यदि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रबंधकों के अस्तित्व में भय उत्पन्न हो जाता है अथवा भय उत्पन्न होने की आशंका होती है तो अपनी सुरक्षा के लिए परिवर्तनों को प्रतिरोध करने लगते हैं। अनिश्चितता का वातावरण, है ना। परिवर्तन के मांग में प्राय व्यक्तियों को अनिश्चितता का अगर वातावरण अगर निर्माण हो जाता है, हो जाएगा ऐसा उसके मन में अगर आता है तो वो कभी भी परिवर्तन नहीं चाहेगा। शक्ति एवं नियंत्रण को अत्यधिक केंद्रीकरण, है ना। जिन लोगों के हाथों में शक्ति एवं नियंत्रण है वो अत्यधिक केंद्रीकरण होता है, उन लोगों को परिवर्तन की तीव्र गति का प्रतिरोध करते हैं, है ना। एखादे व्यक्ति को एखादी सत्ता मिली, कभी नहीं मिलने वाली अगर सत्ता मिली और अगर वो केंद्रीकरण उसने कर लिया, नियंत्रित नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है वो, लेकिन अगर वो केंद्रीकृत हो गया और उस शक्ति का अगर उपयोग अगर वो अलग मायने से अगर लेता है तो परिवर्तन में उसका सबसे बड़ा अफेक्शंस में आता है। अन्य कारण भी है, उपक्रम में संदेशवाहन या संप्रेषण की व्यवस्था शिथिलता के कारण या फिर परिवर्तन के कारण व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि में असंतुलन उत्पन्न होने का भय। उसके बाद में हमने देखा है कि यदि परिवर्तन के कारण नवाचार आता है या कर्मचारी को नवाचार करने की योग्यता का अभाव अगर होता है तो परिवर्तन प्रतिरोध करते हैं, है ना, बराबर है ना। तो ये सारे के सारे कारण है कि परिवर्तन को प्रतिरोध क्यों होता है। फिर अगर हमने ये देखा कि ये तो सब कारण है, कोई भी यह नहीं चाहता है कि हमको परिवर्तन हो और हमारा नुकसान हो, बराबर। तो फिर लेकिन हम उसको कम से कम कैसा कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात है कि व्यक्तिगत स्तर पे अगर हमने देखा इसको अगर हमने कम करने का तो भागीदारी सबसे अच्छी चीज़ है ना, बराबर है। फिर बाद में संदेशवहन हमने करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हम करना चाहते हैं, हमको ओपिनियन दिए। नेतृत्व हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि दबाव, अगर प्रेशर में अगर हमने काम किया तो भी परिवर्तन हो सकता है कि आपको ऐसा करना ही है, तो वो परिवर्तन हो जाएगा। समूह स्तर पर अगर हमने देखा तो सबसे संपूर्ण महत्वपूर्ण बात है कि सौदेबाजी, जिसको बार्गेनिंग हम बोलेंगे, है ना, कि अगर आपने ज़्यादा का कार्य किया तो हम आपको ज़्यादा के पैसे देंगे। समूह में संपर्क करेंगे हम बार बार तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन का जो दबाव है उसको हम एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। अन्य उपाय भी है जिसको साधनों की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। उसके बाद में परिवर्तन लागू करने का एक प्रबंध जो है
उसको अगर हमने डिप्यूटेट्स कर दिया तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है। परिवर्तन का सही समय कौन सा है, कब हमको उसको परिवर्तन करना है, वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और धीमा प्रवेश, जो भी कुछ हम परिवर्तन कर रहे हैं वो धीरे धीरे अगर हम करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में उसका अफेक्शंस होगा। फिर परिवर्तन प्रबंधन की प्रक्रिया क्या क्या है, तो परिवर्तन प्रबंधन की सबसे पहली बात यह है कि परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करना है अपने को, कि हमको क्यों परिवर्तन करना है। इसको अगर हमने ज्ञात किया तो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरा, परिवर्तन शक्तियों का विश्लेषण करना चाहिए कि हम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। इसका अगर हमने विस्तृत विश्लेषण किया तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरी बात यह रहेगी कि परिवर्तन करते वक्त हमारी योजनाएं क्या रहेगी, हमारी नीति क्या रहेगी, हमारी योजनाएं क्या रहेगी, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर प्रतिरोध का निवारण कैसा कर सकते हैं, है ना, उसको अपोज होगा तो फिर उस अपोज को उसको हम निवारण कैसा करेंगे, समस्या आएगी तो उस समस्या का हल हम किस प्रकार से करेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर लोगों को परिवर्तन हेतु तैयार करना, ये सारी चीजें होने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जो भी कोई ये परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन को हम किस तरह से लोगों को तैयार करें, कर्मचारी को तैयार करें, संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों को तैयार करें और उनको हमारे उद्देश्यों को पटा के दें, परिवर्तन को फिर लागू करना चाहिए। इस सारी चीजें होने के बाद में हम फिर उस परिवर्तन को लागू करेंगे और उसके बाद में परिवर्तन करने के बाद में हमने वो परिवर्तन को लागू करने के बाद में हमको ये देखना है, हम उसको मूल्यमापन करना चाहिए, उसका अनुमान लगाना चाहिए कि जो भी हमने परिवर्तन किया है क्या सही में वो परिवर्तन फायदेमंद है क्या, और अगर नहीं है तो फिर हम उसको नहीं करना चाहिए। ओके देन, थैंक यू।